Good evening, Kashish. Good evening, Sanjana. Good evening, Kamini. Good evening, everyone. Good evening, Soumya. Good evening, Kanishka. Good evening, Jia. Good evening, Kashish. Good evening, Sandhya. Good evening, Asta. जिया इतने दिन से कहाँ थे भाई? जिया इतने दिन से कहाँ थे? गुड इवनिंग तनु. वॉइस क्लियर है मेरी सभी को? यस सर. यस सर. सौम्य आप भी नहीं आ रहे थे, कहाँ थे इतने दिन से? बताओ सौम्या और जिया मंडल, आंसर करो भाई. लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सही करने के लिए दिया था. तो ये बताओ, आपके पास मोबाइल भी तो है ना? तो क्या आप मोबाइल से क्लास नहीं ले सकते थे? बताओ, मोबाइल से लेने में क्या प्रॉब्लम है? गुड इवनिंग सना. भाई ले लिया करो क्लास, ऐसे मत किया करो. लैपटॉप में प्रॉब्लम है, यू हैव एन ऑप्शन. ठीक है. और भाई इतने सारे चेहरे दिख रहे हैं आज. मोटिवेशन इतना ज्यादा काम कर गया क्या? हम्म. प्रेक्षा सेमवाल आप भी नहीं आ रहे थे, क्या मैं रीजन जान सकता हूँ? और वैष्णवी आप भी अचानक से गायब हो गए. गुड इवनिंग स्नेहा. गुड इवनिंग अजय. गुड इवनिंग शिवानी. प्रैक्टिकल थे? अच्छा. और भाई बाकी लोग भी आ जाया करो भाई. और बैकलॉग अगर हो गया है तो बैकलॉग निपटाने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, इनमें मैक्सिमम चैप्टर्स ऐसे ही हैं जिसका रिलेशन आपके पीछे वाले चैप्टर से ज्यादा नहीं रहता. ठीक है. तो बैकलॉग अगर हो भी गया है तो फ्री टाइम जो होता है उसमें निपटाया करो. आ रही है बात समझ में? बैकलॉग के ऊपर बैकलॉग क्यों करते हो भाई? ये जितने आज मैक्सिमम दिख रहे हैं ना, ये सारे बैकलॉग वाले ही हैं, मेरे को पता है. तो मत करो भाई ऐसे. अब जैसे सुबह क्लास नहीं हुई तो उतने टाइम में आप अपने बैकलॉग का लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो. तो ऐसे करा करो. ठीक है. तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि यूनिट 4 है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. केमिस्ट्री के हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम था. फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हमने, एक कौन सा पढ़ा था? फिर आपका पीरियोडिसिटी वाला हो गया, जो लास्ट चैप्टर किया है. और उसके बाद सर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री था पहला वाला. हाँ हाँ ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री.
मेरे दिमाग से ही निकल गया वो चैप्टर तो। चलो ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ चैप्टर पे। और प्लीज सभी लोग जैसे आज आए हो क्लास में रेगुलरली आ जाया करो, क्योंकि मुझे कुछ दिन से सिर्फ 12 या 13 या 14 लोग ही दिख रहे थे बस। तो अगर आपका बैकलॉग है तो बैकलॉग अपने खाली समय में पूरा करो, अपने जो लेक्चर्स है उनका बैकलॉग क्रिएट मत करो। ठीक है, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लाइक हम ये समझेंगे इस चैप्टर में कि जो आपके केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब यानी कि एलिमेंट्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उनसे जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड कैसे बनते हैं। ठीक है, मतलब एक एटम जो है दूसरे एटम से कैसे जुड़ता है, उनके बीच में क्या क्या फोर्सेस होते हैं, किस तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल जब बनता है वो कैसा होता है। तो इन सब चीजों से रिलेशन रखने वाली चीजों को हम पढ़ेंगे। तो ये सब बेसिक बेसिक यहाँ पर कुछ लिखा है। मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, ये हमें पता ही है। अंडर नॉर्मल कंडीशन नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये है कि भाई नोबल गैसेस जो होती हैं वो आपकी मतलब क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट कर पाती हैं। और नोबल गैसेस के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो नोबल गैसेस कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैसेस मतलब ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 18 जो पीरियोडिक टेबल का है नोबल गैसेस वाला, वही एक मतलब ऐसे टाइप के एलिमेंट्स है जो जनरली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, मतलब अकेले घूम पाते हैं। ठीक है, मतलब इनको किसी से रिलेशन नहीं बनाना। तो however a group of atoms is found to exist together as one species having characteristics properties, such a group of atoms is called a molecule। तो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट एटम टुगेदर इन द मॉलिक्यूल। तो एटम के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं जिनकी वजह से वो बॉन्ड बना पाते हैं एंड अल्टीमेटली कोई मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उनके पीछे जो फोर्स लग रहा है, लाइक वो कुछ टाइप का ऐसा फोर्स है जो उनके बीच में काम कर रहा है। The attractive force which holds various constituents, that is atoms, ions, etc., together in different chemical species is called a chemical bond। तो chemical bond का बेसिकली मतलब यही है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है डिफरेंट एटम्स के बीच में, जो क्या करता है उनको आपस में कंबाइन करवाता है, सो दैट कि वो क्या बना पाए, एक मॉलिक्यूल बना पाए। एंड इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो since the formation of chemical compound takes place as a result of combination of atom of various elements in different ways, it raises many questions that why do atoms combine। ठीक है, कि एटम्स आखिरकार कंबाइन करते क्यों हैं। तो वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, यानी कि सर्टेन कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल क्यों, यानी कि अगर NaCl बनता है तो NaCl2 क्यों नहीं बनता, या Na2Cl क्यों नहीं बन रहा है, NaCl ही क्यों बन रहा है। ठीक है, वाई डू सम एटम्स कंबाइन वाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट, यानी कि सोडियम जो है वो बॉन्ड्स बना रहा है, लेकिन जो आपका आर्गन गैस है वो क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो लाइक इस टाइप की जो भी क्वेश्चंस है। और फिर वाई डू मॉलिक्यूल्स पजेस डेफिनेट शेप, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी शेप्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसकी जो शेप है वो आपकी क्या बोलते हैं, सी सॉ शेप होती है, अलग अलग शेप होती है उनके ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग। वो सारी चीजें देखेंगे, इन्हीं पर बेस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उनके बेसिस पर शेप जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। टू आंसर सच क्वेश्चंस डिफरेंट थ्योरीज एंड कंसेप्ट हैव बीन पुट फॉरवर्ड दिस टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये है कि इन सबको समझने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। दीज आर कॉसेल Lewis approach, valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मतलब ये जो बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के बीच में, इनके पीछे अलग अलग थ्योरीज आई हैं। जैसे कि कॉसेल ल्यूइस अप्रोच है पहला, उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, VSEPR। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, ठीक है, VBT भी बोलते हैं उसको, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, कि बॉन्ड्स बनते क्यों है, उनके पीछे ये सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ वैलेंस एंड
The interpretation of the nature of chemical bonds have closely been related to the developments in the understanding of the structure of atom, the electronic configuration of elements and the periodic table. तो ये है कि chemical bonds के पीछे काफी सारी चीजें हैं जो रिलेशन रखती हैं, जैसे कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया एटम का, ये सारी चीजें हैं. तो every system tends to be more stable and bonding is nature's way of lowering the energy of the system to attain स्टेबिलिटी. जैसे सोडियम का एग्जांपल है, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा उसकी टेंडेंसी क्या रहती है, डोनेट करने की. और क्लोरीन एटम की अगर हम बात करें तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, तो हमेशा उसकी टेंडेंसी रहती है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. तो क्या है कि हर कोई एटम की टेंडेंसी ये है कि वो अपना मतलब कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से बनाना चाहता है कि उसकी जो एनर्जी है सिस्टम की वो लो हो जाए या कम हो जाए. ठीक है, और वो कम तभी हो पाएगी लाइक जब उसके अंदर सारी सारी चीजें करेंगे स्टेबल रहेंगी. और स्टेबिलिटी कब आती है, जब उनका लाइक ऑक्टेट वगैरह सब कंप्लीट रहता है. ठीक है, तो पहला है कॉसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, तो हम ये कॉसेल लुइस अप्रोच पढ़ेंगे, क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग के पीछे ये जो थ्योरी दी गई है इसका मतलब क्या है. तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ नंबर ऑफ एटम्स वर मेड, बट इट वाज ओनली इन 1960 व्हेन कोसेल एंड लुइस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली इन गिविंग अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो ये है कि जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसने किसको दिया, किसके बीच में शेयरिंग हुई या किसने एक्सेप्ट करा, तो इसको समझने के लिए कोसेल और लुइस ने क्या करा, एक थ्योरी दी ये समझाने के लिए कि भाई केमिकल बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह से, या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं या गेन होता है, तो वो कैसे होता है और उनसे बॉन्ड कैसे बनता है. तो दे वर द फर्स्ट टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, they were the first to provide some logical explanation of valence which was based on the inertness of noble gases. ठीक है, तो मतलब इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी वो आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे दी. तो लुइस पिक्चर्ड द एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, द न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड द आउटर शेल दैट कुड एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन. तो लुइस ने क्या करा, लुइस ने एक एटम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हमें जनरली ये पता है अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे 3 चैप्टर्स में, तो हमें ये पता है कि भाई एक एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस प्रोटॉन्स की वजह से क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, हमारे ऑर्बिट्स होते हैं या शेल होते हैं. उन शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, क्या जैसे कि एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, इस तरीके से सब शेल होते हैं. और उन सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं. जैसे एस ऑर्बिटल हो गया, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड. फिर डी के भी हमने पढ़े थे, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर डी जेड स्क्वायर. तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं. तो लुइस ने क्या करा कि एटम को लाइक दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया. एक पार्ट को उसने बोला कर्नल, ठीक है, या कैर्नल बोल सकते हो. तो कैर्नल जो था इसके अंदर क्या क्या आ गया, न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन. यानी कि इन्होंने क्या करा कि भाई एक एटम लिया, और उस एटम में बस आपको क्या देखना है, जो सबसे बाहर वाला जो आपको शेल दिख रहा है, उस शेल को अलग कर दो, एक हिस्सा वो हो गया, और बाहर वाले शेल को छोड़ के जो बचा हुआ हिस्सा है वो एक हिस्सा बन गया. ठीक है, तो इसको लाइक ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि ये यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ये इसके क्या बने हैं, ऑर्बिट्स बने हैं या शेल बने हैं, मान लो ये दो बने हैं या तीन बना लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर अंदर मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, यहाँ पर इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर मान लो जितने भी हो गए, ठीक है 8 हो गए. ठीक है, और उसके बाद मान लो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. तो आपको क्या करना है, लाइक लुइस की तरह अगर आपको ये चीज देखनी है एटम को, तो ये जो आपको बाहर वाला जो यहाँ पर दिख रहा है, बाहर वाला जो ऑर्बिट दिख रहा है, इस पार्ट को आप अलग कर दो. ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एक तो इसमें न्यूक्लियस आ गया, बाहर वाला शेल आपने ये ले लिया जिसमें आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी बाहर वाले को छोड़ के जो अंदर वाला पार्ट है आप उसको अलग ले लो. तो अंदर वाला पार्ट मतलब कि यहाँ पर एक तो आपका न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अलावा क्या हो गया आपके पास, दो ऑर्बिट हो गए या दो शेल हो गए. अब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मान लो कि अंदर वाले में दो हैं, और ये वाला जो सेकंड वाला है इसमें मान लो कि टोटल 8 है. ठीक है, क्योंकि दो के बाद 8 की फीलिंग होगी, उसके बाद तो तीसरे में जाएगा. तो तीसरा वाला जो शेल है बाहर, सबसे बाहर वो है, और सबसे बाहर में दो इलेक्ट्रॉन है. तो लुइस के अकॉर्डिंग अगर आप एटम को देखोगे तो आपने क्या करना है, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको आप अलग कर दो, और उसके अलावा जो कुछ बचा एटम के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा जो बाहर मतलब जो उसके अंदर वाले ऑर्बिट थे या अंदर वाले शेल थे, उस पार्ट को अलग कर दो. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया. तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा इसको हम बोल रहे हैं कर्नल. ठीक है, इसको हम बोले कर्नल, और इसको हम बोल रहे हैं दूसरे वाले पार्ट को वैलेंस शेल.
तो अब वापस आते हैं, तो ल्यूइस पिक्चर द एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। तो ये जो है इन्होंने बोला कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, और आउटर शेल। और ये एक तो पहला जो पार्ट हो गया वो तो कर्नल हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, आउटर शेल, दैट कुड अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम जो वैलेंस शेल बोल रहे हैं यही आपका आउटर शेल है, और आउटर शेल में मान लो अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम इसमें कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ही फर्दर एज्यूम दैट दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब विच सराउंड द कर्नल। तो इन्होंने ऐसे बोला कि जैसे मान लो ये जो आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं ना सबसे बाहर वाले में, जो भी आपका वैलेंस शेल है उसमें जैसे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो अगर क्यूब के 8 कॉर्नर्स को, क्योंकि क्यूब के जो कॉर्नर्स होते हैं टोटल 8 होते हैं, तो सपोज अगर उनको सराउंड कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब विच सराउंड द कर्नल। तो मतलब ये कि आप इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे समझ सकते हो, जो सबसे बाहर वाले हैं कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, इस कर्नल को सराउंड कर रहे होंगे, यानी कि उसके बाहर होंगे। दस द सिंगल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम वुड ऑक्यूपाई वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो अगर हम सोडियम एटम की बात करते हैं, तो सोडियम में आपको पता है 281 कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहले ऑर्बिट में या पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होते हैं, 8, और लास्ट वाले सबसे बाहर में 1 होता है। तो अगर सपोज मैं इसको ही बनाना चाहूँ, ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, तो अगर मैं ये बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो अब जो ये मेरी कंडीशन बन गई, कौन सी बन गई, सोडियम वाली कंडीशन बन गई। ठीक है, तो अब ये जो एटम बन गया, मान लो कि सोडियम एटम बन गया, सोडियम में अंदर वाले इधर आ गए, और बाहर वाला जो सबसे बाहर वाला थर्ड ऑर्बिट होता है, उसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर है। ठीक है, तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसा समझ सकते हो कि क्यूब के जैसे 8 कॉर्नर होते हैं, तो क्यूब का एक कॉर्नर जो है वो ये वाले एटम की तरफ, मतलब ये वाले एटम की वजह से क्या होगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा। So thus the single outer shell electron of sodium would occupy one corner of the cube, while in the case of a noble gas, all the 8 corners would be occupied. अगर हम नोबल गैस की बात कर रहे हैं, तो नोबल गैस में क्या होता है भाई, सबसे बाहर वाला जो शेल होता है उसके भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है फिर क्या करेंगे, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर हम क्यूब से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्यूब के भी टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो वो सारे के सारे कॉर्नर्स को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो अगर कहीं पर भी ऑक्टेट बन जाता है सबसे बाहर वाले शेल का, तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज्यादा स्टेबल अरेंजमेंट होगा। तो ल्यूइस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। तो लुइस ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, मतलब जो ये कोसेल लुइस अप्रोच बन रही है, तो लुइस ने यहाँ पर जो अपना स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि ये जो एटम होता है या कोई भी एटम जो होता है, वो कोशिश ये करता है कि अपना वैलेंस जो शेल है, यानी कि जो सबसे बाहर वाला जो उसका शेल होता है, उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन्स बना पाए। और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो ये बन पाते हैं, यानी कि स्टेबल ऑक्टेट जो बनता है, वो कैसे बन पाता है, केमिकल बॉन्ड्स को बनाने के बाद बन पाता है। यानी कि एक एटम जब दूसरे एटम से लिंक कर रहा होता है और केमिकल बॉन्ड्स बनाने की कोशिश करता है, तभी क्या होता है, ये ऑक्टेट फॉर्म हो पाता है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, दिस कैन हैपन बाय द ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, देयर बाय गिविंग द Na+ एंड Cl नेगेटिव आयन। तो ये तो देखो बेसिक सा एग्जांपल है, आपको पता ही है। अगर मान लो ये सोडियम एटम है, एंड ये सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281 है, और यहाँ पर ये क्लोरीन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287 है सपोज। तो 7 है, मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब ये 8 बनाना चाहता है। और ये भी क्या है, अपने वैलेंस शेल में, यानी कि बाहर वाले शेल में कितने बनाना चाहता है, 8 बनाना चाहता है। तो बाहर जो है ये 1 है, अगर इसका एक इधर 7 को मिल जाए, तो ये 7 वाला क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 2,8 बचेगा। तो अब इसका सबसे बाहर वाला शेल ये बन गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसका सबसे बाहर वाला शेल ये बन गया, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो इस वजह से ये Na+ बना लेता है, और ये Cl नेगेटिव बना लेता है, और ये आपस में क्या बना लेते हैं, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो Na जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस का मतलब क्या होता है, डोनेट कर दिया, और Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया, मतलब सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो क्लोरीन ने ले लिया था अपने पास। So in the case of other molecules like Cl2, H2, F2, etc., the bond is formed by the sharing of a pair of electron between the atom. तो ये जो आपके ये मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे क्लोरीन के केस में हो गया, हाइड्रोजन के केस में हो गया, फ्लोरीन के केस में हो गया, जिसमें क्या होता है, सेम एटम होते हैं आपके। ठीक है, और इसे हम वो भी बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी आप बोल सकते हो। होमो का मतलब सेम, और हेट्रो का मतलब अलग। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये जो बन रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, तो इन द प्रोसेस ईच एटम अटेन्स अ स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये शेयरिंग करते हैं,
जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो हाइड्रोजन का केस होता है, हाइड्रोजन में तो डुप्लेट बनता है, उसमें ऑक्टेट नहीं बनता है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन में आपका ऑक्टेट बनेगा। जैसे मान लो ये फ्लोरीन का एग्जाम्पल है, तो फ्लोरीन के जो एटॉमिक नंबर होते हैं कितना होता है, 9 होता है, यानी कि 2,7 इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है। ठीक है, तो दो अंदर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाले में टोटल कितने होते हैं, 7। तो सपोज इसके 7 ऐसे बने, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर मान लो हो गया 7। और इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा फ्लोरीन होगा, 1 2 3 4 5 6, और ये इसका 7। तो ये इस तरीके से क्या बना लेंगे, इसने इसको शेयर कर लिया, मतलब इसका शेयर कर लिया, और ये लेफ्ट वाले फ्लोरीन ने इसका शेयर कर लिया। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, और यहाँ से क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में। तो ये क्या बन गया, F2 का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब उसके बाद इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली, ठीक है, अब ये लुईस सिंबल्स की बात कर रहे हैं। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी भाई मॉलिक्यूल बनता है, तो जो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का कोई काम नहीं होता, जो वैलेंस शेल है यानी कि सबसे बाहर वाला शेल है, वही इन्वॉल्व होता है। यानी कि अंदर वाला जो कर्नल है, कर्नल में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है बॉन्ड बनाते टाइम। The inner shell electrons are well protected and are generally not involved in the combination process. So G.N. Lewis, an American chemist, introduced simple notation to represent valence electron in an atom. ठीक है, तो लुईस नोटेशन, ये जो मैंने आपको एफ और एफ के बीच में करके दिखाया, ये लुईस नोटेशन ही है। तो इन्होंने जो एक नोटेशन दी थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दीज नोटेशंस आर नोन एज लुईस सिंबल। तो इसी नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द लुईस सिंबल फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड आर इज अंडर। तो ये सेकंड पीरियड के आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यानी कि n इक्वल टू 2 सेकंड पीरियड के आपको एलिमेंट दिए हैं, लिथियम बेरिलियम ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। ठीक है, ये आपको सेकंड पीरियड के दिए। तो लिथियम में आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 3 होता है। तो 3 का मतलब क्या हो गया, दो सबसे पहले वाले शेल में आ गए और बचा हुआ एक दूसरे शेल में आ गया। ठीक है, तो वैलेंस शेल में यानी कि सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो Li के ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक डॉट लगा दिया। क्लियर है। उसी तरीके से अगर मान लो मैं बेरिलियम का एग्जांपल लेता हूं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो दो सबसे पहले वाले शेल में आते हैं, उसके बाद कितने बचे, दो बचे, तो दो दूसरे वाले में आ गए। मैक्सिमम 8 तक आ सकते हैं, लेकिन पहले वाले शेल में मैक्सिमम कितने आ पाते हैं, दो ही आ पाते हैं। दूसरे वाले में कितने आ पाते हैं, 8 ही आ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद भी 8 ही आएंगे, आने को ज्यादा आ सकते हैं, 18 तक आ सकते हैं, लेकिन हम 8 ही लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद मान लो कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो दो पहले में आ गए, पहले शेल में, और बचे कितने, 4। तो 4 यहाँ पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आप कार्बन देख सकते हो, कार्बन के चारों तरफ हमने क्या लगा दिए, 4 डॉट्स लगा दिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो लुईस रिप्रेजेंटेशन करना है, बाहर सबसे बाहर जो आपके वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब नियोन का अगर एग्जांपल लेते हैं, नियोन क्या है, नोबल गैस है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो 2 पहले वाले में आ गए और बचे कितने, 10 में से 2 अगर गए तो 8 बचे, यानी कि लास्ट वाले में कितने, 8 आ गए। तो नियोन का आप देख सकते हो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन 8 डॉट से इसमें शो किए हैं। तो यही क्या होता है, आपका लुईस सिंबल होता है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस देखें कि सिग्निफिकेंस क्या है लुईस सिंबल पढ़ने का। द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी डॉट होंगे मतलब उतने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। तो ये है कि मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई इसके नीचे जितने भी ग्रुप में मेंबर्स होंगे उसमें भी उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर पहला ग्रुप लिखता हूं, जैसे लिथियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद रुबीडियम हो गया, फिर सीशियम हो गया, फिर फ्रेंशियम हो गया। तो हमने ये देखा कि भाई लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 थे, तो एक डॉट लगा दिया। तो सोडियम में भी 1 ही होगा, पोटेशियम में भी बाहर 1 ही होगा, रुबीडियम में भी 1 ही होगा, सीशियम में भी 1 ही होगा, और फ्रेंशियम में भी 1 ही होगा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई जिस भी आपने जो भी सेकंड पीरियड में एलिमेंट देखे, इनके जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स होंगे उनमें उतने ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये बोरोन वाला ग्रुप है, तो बोरोन का हमने कल पढ़ा था, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम होता है, फिर गैलियम होता है, फिर इंडियम होता है, और उसके बाद थैलियम होता है। ठीक है, तो बोरोन में आप जैसे देख रहे हो, बोरोन में कितने टोटल यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में भी कितने होंगे, टोटल 3 होंगे, गैलियम में भी कितने होंगे, टोटल 3 होंगे, इंडियम में कितने होंगे, टोटल 3 होंगे, और थैलियम में कितने होंगे, टोटल 3 होंगे। बिकॉज ये सेम ग्रुप को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ग्रुप कौन सा है ये वाला, ये है ग्रुप नंबर 13। ठीक है, फिर कार्बन है, कार्बन क्या है आपका, ग्रुप 14 है। तो कार्बन के नीचे जितने भी मेंबर होंगे, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया,
ठीक है, तो जितने भी मेंबर होंगे उन सब में कितने होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है। फिर उसके बाद है द ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स इज जनरली आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन लुईस सिंबल और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये ग्रुप वैलेंसी जो होती है, अगर हमें वैलेंसी कैलकुलेट करनी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 से लेके 4 है तो वैलेंसी भी आपकी 4 तक ही होगी। यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है तो वैलेंसी 1 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है किसी एलिमेंट में तो वैलेंसी उसकी 2 होगी, और क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 3 है तो वैलेंसी उसकी 3 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 है जैसे कि कार्बन में, तो उसकी उसका जो क्या बोलते हैं मतलब वैलेंसी है वो भी 4 होगी। लेकिन 4 से जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो हम उसको 8 में से माइनस कर लेते हैं। तो कार्बन के बाद जैसे मान लो यहाँ पर आपको जो दिया था, मान लो जैसे नाइट्रोजन दिया है, ठीक है, तो नाइट्रोजन में अगर आप यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, 2,5। तो 2 पहले में आ गए और 5 मतलब 5 जो है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन जब आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे 1 2 3 4 और ये 5, 5 हो गए। तो अगर मेरे को इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वैलेंसी, तो वैलेंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 5 यानी कि 3 हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो वैलेंसी क्या है कि अगर 1 से लेके 4 तक हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी उतनी ही होगी। लेकिन 4 से जैसे ही इंक्रीज करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो हम उसको क्या करते हैं, 8 में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। उतना जो भी हमको रिजल्ट मिलता है वो उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद है कोसेल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग ड्रू अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट। तो ये जो चीजें अभी तक हमने देखी ये लुईस ने करी थी। अब कोसेल ने क्या काम किया था वो देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में कोसेल ने अपनी राय जो दी थी या अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन बताई थी वो क्या बताई थी। तो इन्होंने बोला था कि इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस मतलब ग्रुप 17 के मेंबर हो गए, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे, तो ये सब आपके क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है। और दूसरी तरफ जो कि लेफ्ट साइड में आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, कौन से, एल्कली मेटल्स, जो कि सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो नोबल गैस से। नोबल गैस से मतलब क्या है कि अगर मान लो हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम में अगर मैं क्या करूं, सोडियम आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2,8,1 है, 11 एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं ये बाहर वाला इसका इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है, 2,8 बन जाता है। और 2,8 कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, नियोन का होता है, और नियोन क्या एक नोबल गैस है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, या सपोज मैं क्या करता हूँ, फ्लोरीन की बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, फ्लोरीन ले लिया। तो फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2,7, बिकॉज फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 9 होता है। तो 2,7 बन गया। अब ये आपको लास्ट में 7 दिख रहा है और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि अपने पास ही इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही वाला होता है। तो ये क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट आएगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लायक होगा तो उससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये 7 को क्या बना लेगा, 8 बना लेगा, यानी कि इसने क्या बना दिया, 2,8। अब ये 2,8 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब आप ये देख रहे हो कि सोडियम और ये जो फ्लोरीन है, ठीक है, ये किससे सेपरेट हो रहे हैं, आपके नियोन से सेपरेट हो रहे हैं। यानी कि इनके बीच में कौन आ रहा है, नियोन आ रहा है। यानी कि सोडियम भी कोशिश कर रहा है नियोन बनने की और फ्लोरीन भी कोशिश कर रहा है नियोन बनने की। यानी कि दोनों ही जो है, मतलब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपके एलिमेंट्स हैं जो कि अल्कली मेटल्स है ग्रुप 1 के, और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, वो दोनों ही क्या बनना चाहते हैं, नोबल गैस बनना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा है, कोसेल ने ये बोला कि जो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस है और जो आपके हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एल्कली मेटल है वो नोबल गैसेस से सेपरेट हो रखे हैं। फिर नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव आयन फ्रॉम अ हेलोजन एटम एंड अ पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन एल्कली एटम इज एसोसिएटेड विद द गेन एंड लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द रिस्पेक्टिव एटम। तो ये तो समझाने की जरूरत है नहीं, ये तो मैंने आपको कितनी बार अभी बता ही दिया कि भाई हेलोजन एटम क्या करेगा, कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन ले ले, और इलेक्ट्रॉन जब भी कोई एटम लेता है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो नेगेटिव आयन बना लेता है, और नेगेटिव आयन को हम एनायन भी कहते हैं। और इसी तरीके से जो एल्कली मेटल के एटम की बात कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप 1 वालों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब वो डोनेट करते हैं उनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और उनको हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं। और दूसरा नाम उनका क्या, कैटायन। तो कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव आयन, और एनायन क्या होता है, नेगेटिव आयन। उसके बाद है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस दस formed attain stable noble gas electronic configuration. The noble gases, with the exception of helium, which is a duplet of electron, have a particularly stable outer
शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहे हैं कि भाई नेगेटिव और जो आपके पॉजिटिव आयन फॉर्म होते हैं, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लो, जब NaCl बनाते हैं तो ये स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है द नोबल गैसेस, मतलब इसमें एक्सेप्शन क्या है, हीलियम। जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनका क्या होता है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होती हैं। और उनका क्यों वो स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। NH2 NP6 उनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हीलियम में क्या बनता है, डुप्लेट बनता है, क्योंकि हीलियम में पहला ही शेल क्या होता है, कंप्लीट करना होता है, और पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, इस वजह से क्या होता है, हीलियम डुप्लेट कंप्लीट करता है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके बाद है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव को खींचता है अपनी तरफ और पॉजिटिव जो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो ये स्टेबलाइज किससे किए जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, जैसे Na+ और Cl नेगेटिव बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो एक दूसरे को किस वजह से खींच रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से खींच रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल भी वही दिया है, फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन। तो सोडियम ये लिखा है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन आपने हट, मतलब सोडियम को आप ऐसे लिख सकते हो Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद ये क्या है, ये जो Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव बेसिकली ये बन गया, ठीक है। मतलब Na पॉजिटिव का इन्होंने यहाँ कन्फिग्रेशन लिखा है, सॉरी, ठीक है। तो Na का यहाँ पर इन्होंने कन्फिग्रेशन लिखा है, ठीक है। ये सोडियम है, फिर उसके बाद 3s1, तो ये आप देख रहे हो s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर क्लोरीन का एग्जांपल दिया हुआ है, इसने Cl नेगेटिव बनाया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम से। और उसके बाद यहाँ पर ये आपका किसका कन्फिग्रेशन है, क्लोरीन का कन्फिग्रेशन है, और ये Cl नेगेटिव का कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 3p5 था, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन गया, 3p6 बन गया। या आप बोल सकते हो कि ये आर्गन गैस बन गई, क्योंकि 3s2 3p6 किस में आता है भाई, आर्गन में आता है, ठीक है। और जब इन्होंने Na+ और Cl नेगेटिव ये दोनों मिल गए तो इन्होंने क्या बना लिया, NaCl बना लिया, या Na+ Cl नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरीके से इन्होंने CaF2 का एग्जांपल दिया, यानी कि कैल्शियम डाइफ्लोराइड का। तो कैल्शियम डाइफ्लोराइड के केस में क्या हुआ, कैल्शियम ने कैल्शियम डाई पॉजिटिव बनाया, Ca2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। और फ्लोरीन ने क्या करा, 2 फ्लोरीन के एटम यहाँ पे, और 2 फ्लोरीन ने क्या करे, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, F नेगेटिव बनाया। उसी तरीके से एक और F होगा, उसने भी एक F नेगेटिव बनाया, और दोनों ने मिलकर कुछ इस तरीके से बना दिया, Ca डाई पॉजिटिव, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और एक एक जो फ्लोरीन थे उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। और इससे इनके बीच में क्या बन गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, जिस वजह से इन्होंने CaF2 की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। तो द बॉन्ड formed as a result of the electrostatic attraction between positive and negative ions was termed as the electrovalent bond, ठीक है। तो ये जो आपका बॉन्ड बनता है किस वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, इसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। द इलेक्ट्रोवैलेंस इज दस इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस ऑन द आयन। अगर हमें इलेक्ट्रोवैलेंस या इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो ये आपका बराबर होता है यूनिट चार्ज के, जो कि आयन के ऊपर होता है। जैसे कि NaCl हम देख रहे हैं, तो Na के ऊपर कितना +1 चार्ज था, और Cl के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी NaCl की कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। और इसी तरीके से CaF2 का जो एग्जांपल देखा, तो Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, और फ्लोरीन के ऊपर टोटल जो चार्ज था, मतलब 2 फ्लोरीन थे, तो -2 का चार्ज था। तो वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर हम देखेंगे CaF2 के केस में, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दस कैल्शियम इज असाइंड अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ 2, ठीक है। तो ये लिखा है इन्होंने, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ 2 किसके ऊपर, कैल्शियम के ऊपर, और क्लोरीन के ऊपर कितनी है, 1 के बराबर है, ठीक है। और ये किसके बारे में बता रहे हैं, NaCl के बारे में बता रहे हैं। तो कोसेल्स पोस्टुलेशंस provide the basis for modern concept regarding ion formation by electron transfer and the formation of ionic crystalline compound। तो इन्होंने जो है, कोसेल ने जो बताया वो क्या बताया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में बताया, और आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड कैसे बनते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो his views have proved to be great value in the understanding and systemization of the ionic compound। तो ionic compound बनते कैसे, उनके ऊपर इनके व्यूज जो है काफी कारगर साबित हुए। तो at the same time he did recognize the fact that a large number of compounds did not fit into these concepts। तो उन्होंने उसी टाइम पे ये भी रियलाइज किया कि भाई बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिन पे ये आयनिक कंपाउंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिट नहीं बैठता, बिकॉज इसके अलावा भी इतने सारे कंपाउंड है जहां पे अलग अलग टाइप के और बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक कोवेलेंट बॉन्ड से भरी हुई है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, इनके बीच में जो बनते हैं,
तो ये है, तो ये था आपका कोसेल लुईस अप्रोच। ठीक है, क्लियर हो गया है सभी को इतना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को डाउट है कुछ इसमें? ठीक है, तो अब इसके बाद है नेक्स्ट ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो कोसेल एंड लुइस इन 1916 डेवलप्ड एन इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो कोसेल और लुइस ने जब अपने अपनी थ्योरीज दे दी थी, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस बता दी थी, इसके बाद इन्होंने एक थ्योरी बनाई दोनों ने मिलकर, जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थी, और जिसको नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, गेनिंग और लूजिंग, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बोला कि भाई एटम जो है वो आपके कंबाइन कर सकते हैं, या तो ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर शेयर करके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है,